Hello, my dear students. How are you? Welcome to Shivam's Knowledge Temple. कैसी चल रही है बोर्ड की तैयारी? बता सकते हो आप? आई थिंक सो अच्छी चल रही होगी क्योंकि आप बहुत ही मेहनतू हो, राइट? बहुत ही स्मार्ट वर्क भी करते हो, अच्छा खासा सोच भी लेते हो, अच्छा खासा याद भी कर लेते हो, राइट? मेरे को पता है बेटा, मेरे को आप पर बड़ा विश्वास है। ओके, क्यों? क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, क्योंकि आप बड़े मेहनतू हो, आप अपने लिए भी पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी भी करते हो। मेरे को सब कुछ पता है बेटा, राइट? स्ट्रेस आप नहीं लेते हो, ये भी मेरे को पता है। अगर थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस बच गया हो ना आपके दिमाग में, तो बेटा इस चैनल के साथ जुड़ जाओ हमेशा के लिए। मैं क्लास 10th में अभी साइंस पढ़ा रहा हूँ, राइट? लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर हमारा चल रहा है। ओके, लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में आज हमारा लास्ट टॉपिक बचा है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एक्सक्रीशन, मतलब कि टॉपिक है एक्सक्रीशन। ये हमारा टॉपिक बचा है लास्ट। ओके, सो वी विल डिस्कस द एक्सक्रीशन चैप्टर or excretion topic of the chapter life processes, right, in detail. ओके, चल तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू एक्सक्रीशन। लेट वी स्टार्ट। देखो बेटा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल्स। ये आपको पता है कि हमारे शरीर में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, राइट? तो ये केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या करती है, कुछ ना कुछ वेस्ट बाहर निकालेगी। ओके, तो ये जो वेस्ट बाहर निकलता है इसको ही बोलते हैं वेस्ट मटेरियल्स, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उससे बाहर निकलती है। ओके, अब जैसे कि गैसियस वेस्ट है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बाहर निकलती है, रेस्पिरेशन के दौरान बाहर निकलती है, राइट? ये जो गैसियस वेस्ट होती है, जैसे कि प्लांट में गैसियस वेस्ट होती है ऑक्सीजन जो बाहर निकल जाता है। हमारे शरीर में गैसियस वेस्ट होती है जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकल जाता है। ये आपको पता है, राइट? सो ये गैसियस वेस्ट को भी बाहर निकलना पड़ेगा। ओके, और ये जो वेस्ट के मटेरियल्स है उसको भी बाहर निकलना पड़ेगा। सो नाइट्रोजनियस वेस्ट आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। ये भी आपको पता है कि नाइट्रोजन के वेस्ट है वो भी एज ए एलिमेंट या एज ए कंपाउंड या फिर एज एन स्मॉल कंपाउंड्स, राइट? ये सब बाहर निकलते हैं। जैसे कि गैस के फॉर्म में भी नाइट्रोजन जो है वो बाहर निकलता है, जो एमोनिया गैस के फॉर्म में भी बाहर निकलता है, राइट? तो ये सारे वेस्ट होते हैं जिसको बाहर निकलना बड़ा जरूरी है, राइट? सो रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। बेटा समझ में आया? एक्सक्रीशन मतलब कि जो भी हमारे शरीर में हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है उसको हमारे शरीर में से बाहर निकलने की जो प्रोसेस है उसको ही एक्सक्रीशन बोलते हैं। ये याद रखिएगा। ओके, रिमूवल ऑफ harmful metabolic waste is called excretion. Okay, so different organisms use different methods of excretion बेटा, right? अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अलग अलग मेथड यूज करते हैं अपने वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने के लिए। ओके, अब जैसे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि समझ लो कि अमीबा है, वो क्या करेगा? वो बेटा ये जो वेस्ट है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा बाहर निकालेगा। जैसे कि समझ लो कि ये जो है ये है अमीबा, ऐसा मानते हैं, राइट? ये अमीबा है। अब जैसे कि ये अमीबा जो है उसके सेल में ये कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो है ये इकट्ठा हो रहा है। तो इधर वेस्ट प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, राइट? और बाहर वेस्ट प्रोडक्शन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो समझ लो कि कम है, राइट? तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? जो भी सब्सटेंसेस हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन को जाएगा उसको ही बोलेंगे डिफ्यूजन। तो बेटा जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होगा? डिफ्यूजन होगा, और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ऐसे बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रही है बात? उसके बॉडी के सरफेस से, ये रहा सरफेस, बॉडी का सरफेस ये होता है ना, उसके सरफेस से बाहर निकल जाएगा। समझ में आई बात? अब जैसे कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम, राइट? हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में हमारे
शरीर में बहुत सारे सेल्स हैं। ओके, सो उसमें बेटा स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स होते हैं, जैसे कि किडनी हो गया, जैसे कि यूरेटर हो गया, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया। ये सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स हैं जो हमारे शरीर में और जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके शरीर में पाए जाते हैं, राइट। और ये ऑर्गेन जो है वो पूरा एक सिस्टम बनाते हैं जिसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, और ये सिस्टम से जो मेटाबॉलिक वेस्ट शरीर में बनता है वो बाहर निकलता है। ओके, चलो इतना समझ में आया बेटा, अंडरस्टूड। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, जरूर मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। ओके, नाउ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, राइट। आगे जाकर के आपको बायोलॉजी लेना है, आपको डॉक्टर बनना है मेरी तरह, राइट, तो भी आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक काम आएगा। अभी से पढ़ लोगे, अभी से बेसिक क्लियर कर लोगे तो आगे कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और ये बेसिक डिटेल में मैं तो क्लियर करवा ही रहा हूँ, बस आपको मेरे साथ जुड़ना है और सुनना है। ओके, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, देखो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में पेयर ऑफ किडनीज होते हैं, ये रहे देखो, ये एक किडनी, ये दूसरी किडनी, राइट। पेयर ऑफ यूरेटर होते हैं, ये जो पाइप जैसी आपको ये दिख रही है ना, ये देखो ये जा रही है ये पाइप जैसी, इसको बोलते हैं यूरेटर बेटा। ये भी दो होती है, पेयर ऑफ यूरेटर जो किडनी से निकलती है बेटा। ओके, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये कितना होता है, एक होता है, ये रहा देखो यूरिनरी ब्लैडर। ओके, और एक होता है यूरेथ्रा, ये भी एक होता है। ओके, किडनीज दो होती है, यूरेटर्स दो होते हैं। ओके, और यूरिनरी ब्लैडर एक होता है और यूरेथ्रा एक होता है, ये रहा यूरेथ्रा, देखो ये रहा, ये यूरेथ्रा है। ओके, तो हमको चार चीजें हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखने को मिली, एक है किडनी, एक है यूरेटर, एक है यूरिनरी ब्लैडर और एक है यूरेथ्रा। ओके, किडनी हमारे में दो होगी और यूरेटर हमारे में दो होंगे। ओके, ये याद रखना, ये है किडनी, ओके, और ये है यूरिनरी ब्लैडर और ये है यूरेटर। ओके, चलो किडनीज जो है वो कहाँ होती है, ये होती है एब्डोमेन में, हमारा एब्डोमेन जो है ना वहां पे होती है, लेकिन आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ होती है बेटा। हमारे जो एब्डोमेन जो है ना उसके पीछे की पोस्टीरियर वॉल है ना, पीछे वाली वॉल, इधर वाली पीछे वाली, वो पीछे वाली वॉल में हमारे किडनीज जो है वो एब्डोमिनल वॉल से जो बैक, लोअर बैक एब्डोमिनल वॉल होते हैं ना उसमें अटैच रहती है बेटा। ठीक है, इस पे अटैच रहती है इन द एब्डोमेन, वन ऑन ईच साइड ऑफ द बैकबोन, जो हमारा बैकबोन होता है ना, राइट, उसके दोनों एक एक साइड में एक एक किडनी होती है। ऐसा ये लोकेशन किडनी का याद रखना है आपको। ओके, चलो अब है यूरिन पाथवे। आपको जो यूरिन का अर्ज होता है ना, आप यूरिन जाते हो ना बेटा यूरिन करने, तो ये जो यूरिन है वो कहाँ से आएगा और कहाँ कहाँ जाएगा और फिर बाहर कैसे निकलेगा, देखो मैं आपको बड़ी बारीकी से सिखाने वाला हूँ ये चीज, देखो ध्यान से सुनना। हाँ, ये जो किडनी है ना, किडनी यहाँ पे बेटा यूरिन फॉर्म होता है, मतलब कि ब्लड फिल्टर होता है, और यूरिन जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारा जिसमें यूरिया होता है वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले किडनी में ब्लड फिल्टर होगा और वहां से यूरिन जाएगा यूरेटर में। ये देखो ये जो मैंने ये ट्यूब दिखाई थी ना, राइट, इधर जाएगा, यूरेटर से वो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, इधर यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जो है वो फिल हो जाएगा बेटा। ओके, और ये जो यूरिनरी ब्लैडर है उधर से पास होगा, जब यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाएगा तब इधर से पास होगा यूरेथ्रा में। ओके, और यूरेथ्रा में से बाहर चला जाएगा हमारे पेनिस के अंदर जो यूरेथ्रा होता है ना, राइट, वहां से बाहर पास आउट हो जाएगा। ओके, और वैसे ही फीमेल में भी यूरेथ्रा होता है, वहां से बाहर पास आउट हो जाएगा। ठीक है, चलो इतना समझ में आया बेटा, यूरिन कहाँ से आएगा, कहाँ को जाएगा और कैसे बाहर निकलेगा, अंडरस्टूड, राइट। चलो और एक चीज जो है मैं आपको सिखाता हूँ, देखो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ये यूरिन कैसे फॉर्म होगा। देखो मेन फंक्शन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम ब्लड। मैंने अभी बोला था ना
कि ब्लड फिल्टर हो रहा है, उसका मतलब क्या है कि जो ब्लड में से वेस्ट है वो बाहर निकलता जाएगा, ठीक है। और आई एम सॉरी, और ये जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है वो रिमूव हो जाएगा, जैसे कि यूरिया है और यूरिक एसिड है, इसमें अल्टीमेटली क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, और ये जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है वो बाहर निकलता जाएगा, ठीक है। सो रिमूवल अकर्स इन किडनीज, मतलब कि ये जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है उसका रिमूवल कहाँ पे होगा, किडनी में होगा। कहाँ पे होगा, किडनी में होगा। बेटा ये किडनी में ऐसा तो क्या है जिससे ये यूरिन जो है वो फॉर्म होता है और बाहर निकलता है, ऐसा क्या है किडनी में? तो बेटा बेसिक फिल्ट्रेशन जो यूनिट होता है किडनी में वो होता है नेफ्रॉन। क्या होगा, नेफ्रॉन। ये जो नेफ्रॉन है ना, ये देखो ये नेफ्रॉन है बेटा, ये क्या है, नेफ्रॉन है, राइट। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। और ये जो नेफ्रॉन है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा बेटा, ऐसा होगा ये स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं बस एक बारी ध्यान से सुन लो, राइट। एक बार सोचो, सुनो और ध्यान से देखो, ओके। ये देखो, ये बेटा इधर किडनी में हम वापस आए अगर ये स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे और दो चीजें थी। ये है बेटा, ये वेना कावा है जो लेफ्ट में है ना, जो राइट। वैसे हम अगर देखें तो वो राइट में होती थी, ठीक है। अगर हम बॉडी को सीधी करके देखें तो वो हमारे राइट में होगी, ओके। ये क्या होगा, वेना कावा। जो हार्ट में भी हमने देखा था ना कि सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा आएगा, तो वो इन्फीरियर वेना कावा है वो इधर तक नीचे एक्सीटरी ऑर्गेन्स तक आएगा बेटा, ठीक है। सो ये जो वेना कावा है वो किडनी में से ब्लड जो है वो लेकर के जाता है, ठीक है। और ये जो रीनल आर्टरी है, ठीक है, इसको बोलते हैं, ये रेड कलर की है ना, उसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। क्या बोलेंगे, रीनल आर्टरी बोलेंगे, ठीक है। और ये जो है वो रीनल वेन है, ब्लू कलर की है ना, वो रीनल वेन है। और वो दोनों रीनल वेन जो है वो मिलेगी वेना कावा में, ओके। और रीनल आर्टरी जो है वो मिलेगी एओर्टा में, ओके, एओर्टा में मिल जाएगी। तो बेटा ये सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ने बड़े जरूरी थे, तभी आपको आगे समझ में आएगा। अब देखो आगे जो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है ना, उसमें सारे वही स्ट्रक्चर होंगे जो किडनी से बाहर निकल रहे थे, राइट। और नेफ्रॉन के एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जो है वो उसका भी जिक्र मैं करूंगा अभी। देखो ये जो रीनल आर्टरी इधर देखी थी ना, वो बेटा एंटर होगी कहाँ पे, बाउमेंस कैप्सूल में। बाउमेंस कैप्सूल जो है उसके अंदर क्या है, अल्टीमेटली ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस क्या होता है, जो भी कैपिलरीज का जुत्था बन जाता है ना, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जो बन जाता है ना बेटा, उसको ही बोलेंगे ग्लोमेरुलस, ठीक है। और ये जो ग्लोमेरुलस के बाहर ये पूरा कवरिंग है, इसको बोलेंगे बाउमेंस कैप्सूल, ओके। क्योंकि वो कैप्सूल की तरह दिखता है, ऐसा कवरिंग जो है वो पूरा कर देता है ग्लोमेरुलस का, राइट। और ये जो है इसको बोलेंगे नेफ्रॉन का ट्यूब्यूलर पार्ट। क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन का ट्यूब्यूलर पार्ट, क्योंकि वो ट्यूब जैसा होता है। ये देखो ये ट्यूब जैसा है ना, राइट, है ना ट्यूब जैसा, ये तो ये ट्यूब जैसा होगा, इसीलिए उसको बोलेंगे ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ओके। और एक होगी रीनल वेन की ब्रांच जो भी नेफ्रॉन में एंटर होगी, ओके। ये उसमें कैपिलरीज है। कैपिलरीज मैंने समझाया था ना बेटा, जो आर्टरी और वेन को कनेक्ट करती है, एकदम बारीकी छोटी छोटी होती है बेटा, वो उसको कैपिलरीज बोलते हैं। देखो ये जो वेन है, राइट, और ये जो आर्टरी है उसको कनेक्ट कर रही है, देखो ये रही कैपिलरीज बीच में, इसको कनेक्ट कर रही है आर्टरी और वेन को, ओके। ये सारी कैपिलरीज है, ओके। और बेटा ये जितना भी ब्लड फिल्टर होगा नेफ्रॉन में से, वो अल्टीमेटली कहाँ पे कलेक्ट होगा, ये जो आपको ट्यूब्यूलर शेप्ड जो स्ट्रेट आपको ट्यूब दिख रही है ना, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलेंगे, कलेक्टिंग डक्ट। जो जितना भी यूरिन फॉर्म होगा वो अल्टीमेटली कलेक्टिंग डक्ट में क्या होगा, कलेक्ट होगा, ठीक है। और फिर वो किडनी से बाहर जा करके यूरेटर में पास होगा, यूरेटर में से यूरिनरी ब्लैडर में, और ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये होगा बेटा पूरा। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने अभी अभी देखा, उसमें क्या क्या था, उसमें क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज थी, मतलब बहुत सारे जुत्था जो होता है कैपिलरीज का वो था, जिसको हम क्या बोलते थे,
जिसको हम क्या बोलते थे, जिसको हम बोलते थे ग्लोमेरुलस, ठीक है। और एक बाउमेंस कैप्सूल था, ये रहा देखो बाउमेंस कैप्सूल, ये ऊपर वाली जो कवरिंग है ना, इसको बोलेंगे बाउमेंस कैप्सूल, ओके। और एक कॉइल्ड ट्यूब्यूल थी, राइट, कॉइल्ड ट्यूब्यूल थी नेफ्रॉन में। ये जो अंदर ये जो ट्यूबुलर पार्ट है ना, जो कॉइल्ड है, बड़ा एकदम पूरा ऐसे कॉइल किया हुआ है, ठीक है, एक एक दूसरे में लिपटा हुआ है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे कॉइल्ड ट्यूब्यूल, राइट। और बाउमेंस कैप्सूल भी हमने देखी, ये रही बाउमेंस कैप्सूल, उसमें क्या था, वो एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, कप के जैसा, देखो ऐसा कप के जैसा स्ट्रक्चर है ना, राइट, उसको बोलेंगे बाउमेंस कैप्सूल, जो फिल्ट्रेट को कलेक्ट करेगा, मतलब कि आगे जा करके जो भी ब्लड फिल्टर होना है उसको कलेक्ट करेगा, ठीक है, फिल्ट्रेट बोलते हैं उसको, उसको कलेक्ट करेगा। और ईच किडनी कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होगा, कितने नेफ्रॉन्स होंगे, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है, ये याद रखना, ओके। चलो आगे बढ़ता हूँ। हाँ, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, अगर कुछ भी डाउट हो तो कहाँ पे लिखोगे, कमेंट में लिखोगे, ठीक है। चलो अब है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, एक टॉपिक है, बड़ा सुंदर सा, बड़ा प्यारा सा टॉपिक है बेटा, ये आपके जैसा है ना। ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस होता है ना ब्लड को फिल्टर करने का, बस वही प्रोसेस में सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस समाया गया है। देखो ध्यान से सुनो, क्या हो रहा है, यूरिन कैसे फिल्टर हो रहा है, ब्लड कैसे फिल्टर हो रहा है। देखो इनिशियल फिल्ट्रेट, मतलब कि जो ग्लोमेरुलस में आ रहा था, ठीक है, ये जो फिल्ट्रेट आ रहा था उसमें क्या क्या था, उसमें ग्लूकोज भी था, उसमें एमिनो एसिड भी थे, उसमें सॉल्ट्स भी थे, उसमें वाटर भी थे, ये सारे फिल्ट्रेट में थे, ठीक है। और ये जो यूजफुल सब्सटेंस है ना, उसको वो वापस से बाहर खींच लेगा, ओके, उसको वो वापस से बाहर खींच लेगा, मतलब कि ब्लड में से वो आएगा इसमें नेफ्रॉन में, और नेफ्रॉन जो है उसमें से वो वापस ब्लड में चला जाएगा, मतलब कि ब्लड वेसल में चला जाएगा, रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगा। कौन सा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, रीअब्सॉर्प्शन, ओके। तो सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, सिलेक्टिव मतलब जो काम की चीज है उसको वापस एब्सॉर्ब कर लो, जो बॉडी में काम आएगी, जो बॉडी में काम नहीं आएगी, वेस्ट है, उसको एब्सॉर्ब मत करो, ठीक है, उसको जाने दो और यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल दो, ठीक है। ऐसा है सिलेक्टिव रीअब्सॉर्ब्ड, ये सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब हो जाएगा जो हमारे काम की चीज है, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड्स ऑन एक्सेस वाटर इन बॉडी एंड अमाउंट ऑफ वेस्ट बी एक्रेटेड, ठीक है। देखो अगर हमने कम पानी पिया है, ठीक है, हमारे शरीर को कम पानी मिला है, तो क्या करेगा, वो पानी को बाहर जाने नहीं देगा, ठीक है, पानी को वापस एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा पानी पी रखा है, जो शरीर को जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, तो उसको भी वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसको बाहर जाने देगा, तभी आपका यूरिन जो है वो डाइल्यूट आता है, ठीक है, जो कलरलेस यूरिन आता है ना, राइट, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं आएगा, वो तब नहीं आएगा जब आप ज्यादा पानी पियोगे, ठीक है। चलो अमाउंट ऑफ वेस्ट टू बी एक्सक्रीटेड एंड एक्सेस वाटर इन बॉडी, उसके हिसाब से वो वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, ओके। चलो आगे बढ़ता हूं। अब यूरिन जो है वो स्टोर कहाँ होगा और रिलीज कहाँ से होगा। देखो यूरिन जो है वो यूरेटर में फ्लो होगा, मैंने बोला था ना, किडनी में से वो कहाँ जाएगा, यूरेटर में जाएगा, ये यूरेटर है बेटा, ठीक है। और यूरेटर जो है वो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करता है, ये रही किडनी और ये रहा यूरिनरी ब्लैडर, इसको कनेक्ट कौन कर रहा है, इसको कनेक्ट कर रहा है, ये रहा यूरेटर कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर है वो क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करता है, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ना वो यूरिन को स्टोर करेगा। और जो ब्लैडर है, मैंने बोला ना कि ब्लैडर जो है उसमें यूरिन स्टोर होगा, फिर क्या होगा, ये जो यूरिन जब भर जाएगा तब वो मसल है, वो अल्टीमेटली जो यूरिनरी ब्लैडर है ना मसल से बना है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ही तो यूरिन बाहर निकलेगा, नहीं तो बाहर कैसे निकलेगा, ठीक है। तो वो मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है वो कैसा है, मस्क्यूलर है, ठीक है,
जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जरूरत रखता है, ठीक है, और वो करता भी है। जैसे कि अगर देखो समझ लो कि आप हो क्लास में, ठीक है, और बाहर जाना अलाउड नहीं है, वॉशरूम जाना अलाउड नहीं है, आप एग्जाम देने बैठे हो, तो आप क्या करते हो, आप यूरिन जो है उसको रोक करके रखते हो, ठीक है। तो रोक, अगर यूरिन रोकोगे तो बेटा यूरिनरी ब्लैडर जो है वो वापिस क्या होगा, बढ़ेगा, उसकी साइज जो है वो इंक्रीज होगी। वो साइज कब इंक्रीज होती है, जब वो मसल हो। अगर मसल ना होता उसमें तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पाता, ठीक है। तो वो ज्यादा रिलैक्स हो जाएगा उसका मसल, और यूरिनरी ब्लैडर आपका फूल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें यूरिन भर जाएगा। ओके, सो यूरिनेशन इज अंडर नर्वस कंट्रोल, वो हमारे कंट्रोल में है, हमारे नर्व्स की कंट्रोल में है। वो वॉल्यूंटरी है, क्या है, वॉल्यूंटरी, ठीक है, ये वॉल्यूंटरी है बेटा। ये वॉल्यूंटरी मतलब क्या, मतलब कि आपकी इच्छा से ही यूरिन पास होगा। अगर आप जो है हाँ बोलो अपने बॉडी को कि हाँ अब यूरिन पास करो, तब ही अपनी बॉडी यूरिन पास करेगी, ठीक है। ये वॉल्यूंटरी कंट्रोल में है, अंडर नर्वस कंट्रोल। ह्यूमंस जो है वो यूरिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बेटा ह्यूमन में छोटे बच्चे भी तो आते हैं, छोटे बच्चे क्यों यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि बेटा उसमें अभी न्यूरॉन्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं, उसको धीरे 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 सिखाना पड़ता है, ठीक है। तभी वो धीरे धीरे सीखता है कि हाँ यूरिन जब आएगा तब हमको बाथरूम में जाना है और वहां पे यूरिन जो है उसका आउटपुट करना है, ठीक है। तो उसको धीरे धीरे सिखाना पड़ेगा क्योंकि न्यूरॉन्स अभी डेवलप हो रहे हैं। ओके, चलो ये देखो, ये फीमेल का यूरिनरी ब्लैडर है और ये मेल का यूरिनरी ब्लैडर है। ओके, इसमें आपको यूरेटर दिख रहा है, इसमें भी आपको यूरेटर दिख रहा है, मतलब कोई भी उतना ज्यादा फर्क नहीं है। ओके, इसमें पेल्विक फ्लोर के मसल्स दिख रहे हैं फीमेल ब्लैडर में, इसमें भी पेल्विक फ्लोर के मसल्स होते हैं, राइट। बस फर्क इतना ही रहता है कि यूरेथ्रा जो है उसकी लंबाई जो है, उसकी लेंथ है, वो फीमेल में थोड़ी कम होती है, लेस होती है थोड़ी, मतलब मेल के कंपैरिजन में ज्यादा ही लेस होती है। और ये जो यूरेथ्रा है वो बेटा उसकी लंबाई मेल में ज्यादा होती है, इधर दिखेगा नहीं बेटा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये याद रखना। ओके, मोर द लेंथ इज मोर इन मेल, ओके, ऑफ यूरेथ्रा, एंड इन फीमेल द लेंथ इज वेरी मच शॉर्ट, इसीलिए उसको यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाता है फीमेल को। ज्यादातर इन्फेक्शन जल्दी फीमेल को चांसेस ज्यादा है इन्फेक्शन होने के, मेल को चांसेस कम है एज कंपेयर टू फीमेल। ओके, क्योंकि यूरेथ्रा जो है उसकी ओपनिंग और उसका लेंथ जो है वो बड़ा छोटा रहता है फीमेल में। वो एनवायरमेंट के मतलब जल्दी ही एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आ जाता है, और एनवायरमेंट में क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होंगे, वायरसेस होंगे, बहुत कुछ होगा, राइट। तो वो जल्दी ही कांटेक्ट में आ जाता है और उसको यूटीआई मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है, और मेल को इतनी संभावना नहीं रहती। ओके, चलो अब है यूरिन स्टोरेज हो गया, रिलीज हो गया। अब मोर टू नो, इतना बढ़िया टॉपिक मैं आपको एकदम बारीकी से समझाने वाला हूं बेटा। आर्टिफिशियल किडनी आपके घर में या आपके अड़ोस पड़ोस में आपने देखा होगा कि कोई ऐसा पेशेंट है जो डायलिसिस कराने जाता है। वो डायलिसिस होता क्या है सर, ये तो हमको पता ही नहीं, राइट। आप हॉस्पिटल जाते हो या तो अपने घर में कोई पेशेंट है या कहीं पे और पेशेंट है बेटा, तो ये दोनों में आप अगर देखो, राइट, ऑब्जर्व करो, बाहर दुनिया में ऑब्जर्व करो, वर्ल्ड में, आपके इंडिया में, आपके आसपास ऑब्जर्व करोगे, केसेस ऑब्जर्व करोगे तो आपको डायलिसिस के पेशेंट दिखेंगे, राइट, जिसकी किडनी खराब हो गई है, जो ब्लड को अच्छे से फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं किडनी खराब होने के कारण, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसमें बेटा डायलिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। सो किडनीज आर वाइटल ऑर्गेन्स, बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गेन है। अगर किडनी खराब हो गई तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता, उसको फिर डायलिसिस की या फिर किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी, किडनी दूसरे की किडनी वो पेशेंट में डालनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। सो किडनी फेलियर में अकर, किडनी फेलियर हो जाता है, कब होगा, अगर कोई इन्फेक्शन हो गया या फिर कुछ चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है, किडनी खराब इसलिए भी हो जाती है कभी कभी, ठीक है।
और या तो फिर आप में ब्लड कम हो गया है, आप में मतलब कि कोई भी पेशेंट में, ठीक है, ब्लड कम हो गया है तो भी किडनी जो है वो खराब हो जाती है, क्योंकि किडनी को वर्क करने के लिए ब्लड भी चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर ब्लड ही कम है तो किडनी खराब हो जाएगी। ओके, सो किडनी फेलियर लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट। किडनी खराब होने से ऐसे इंसान नहीं मरेगा, लेकिन ये जो वेस्ट है जिसको बाहर निकलना बड़ा जरूरी था वो तो किडनी ही निकालती थी, राइट। ब्लड को फिल्टर कौन करता था? किडनी करती थी। अब किडनी ही खराब हो गई तो वेस्ट प्रोडक्ट कैसे बाहर निकलेगा बेटा, ठीक है। तो वेस्ट प्रोडक्ट है जो पॉइजनस है, हमारे शरीर में जहर का काम करता है, हमको मार भी सकता है। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो, जैसे कि खास करके नाइट्रोजनियस वेस्ट होते हैं, ठीक है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये हमारे जॉइंट्स में जमा होने लग जाता है अगर ब्लड फिल्टर ना हो ना तो, राइट। तो बहुत सारे डिजीजेज भी वो करता है। सो आर्टिफिशियल किडनी रिमूव्स वेस्ट। आर्टिफिशियल किडनी जो है वो वेस्ट को रिमूव कर पाएगी बाय डायलिसिस। डायलिसिस एक प्रोसेस होती है, ठीक है, जिससे ब्लड जो है वो वापिस प्योर या तो फिल्टर हो सकता है, ओके, जो शरीर के बाहर होगा, राइट। सो आर्टिफिशियल किडनी जो है उसमें क्या है, उसमें सेमी परमिएबल ट्यूब्स होती है, उसमें डायलाइजिंग फ्लूइड होता है, ठीक है। और ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ना वो ब्लड के मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ब्लड और ये डायलाइजिंग फ्लूइड का, ठीक है। और उसमें नाइट्रोजनियस वेस्ट नहीं होते। ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड होती है ना उसमें नाइट्रोजनियस वेस्ट नहीं होता, ठीक है। सो वेस्ट डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड इनटू फ्लूइड एंड प्यूरिफाइड ब्लड इज रिटर्न टू पेशेंट। देखो अब मैं पूरी की पूरी प्रोसेस में ये डायग्राम से समझाने वाला हूँ। ये जो डायग्राम है उसको ध्यान से देखो बेटा, मैं हर एक प्रोसेस डिटेल में एकदम बारीकी से समझाऊंगा। देखो ध्यान से देखो, हाँ, ये इधर से ब्लड आया आया आया, ये ट्यूब में गया 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 गया, और ये जो है लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप, मतलब कि इधर एक पंप दिया है जो ब्लड को खींचेगा, ठीक है, ब्लड को खींचेगा। और ये जो छोटी छोटी ट्यूब्स दी है, राइट, ये छोटी छोटी ट्यूब्स दी है, यहाँ पे जो है क्या होगा, ब्लड अंत में कलेक्ट होगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये जो येलो कलर का आपको पार्ट दिख रहा है ना सारा, इसमें ये बॉक्स में येलो कलर के पार्ट जो दिख रहे हैं ना, वो येलो कलर में डायलाइजिंग सॉल्यूशन है। क्या है? डायलाइजिंग सॉल्यूशन, ओके, जिसमें क्या होगा, जिसमें होगा डायलाइजिंग फ्लूइड, और उसके जो ट्यूब है ना वो सेमी परमिएबल है, मतलब कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा ब्लड में, राइट, वो बेटा बाहर निकल जाएगा, डायलाइजिंग सॉल्यूशन में चला जाएगा। और जो प्योर ब्लड है वही ब्लड, ये जो छोटी छोटी रेड कलर के ट्यूब्स है ना, वो प्योर ब्लड उसमें रह जाएगा। और डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या होगा, जितने भी खराब मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो डायलाइजिंग सॉल्यूशन में चला जाएगा, ठीक है। सो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, ये येलो वाला है ना, उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, और बेटा उसमें डायलाइजिंग फ्लूइड होता है, ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट को खींच लेता है, ठीक है। चलो अब बेटा क्या होगा, ये जो भी फिर ये यूज डायलाइजिंग सॉल्यूशन है जिसमें यूरिया और एक्सेस सॉल्ट बाहर निकल रहा है, देखो ड्रॉप बाय ड्रॉप बाहर निकल रहा है ना, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप बाहर निकल जाएगा। और फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन को इधर से एंटर भी करवाना पड़ेगा साथ साथ में, ओके। तो ये जो रेड कलर की ट्यूब है, फिर उधर से ये प्योर ब्लड वापिस चला जाएगा बॉडी में, ठीक है, कहाँ जाएगा, बॉडी में चला जाएगा। मतलब कि हम आर्टरी जो है वो उसमें से ब्लड लेंगे जो इम्प्योर होगा, और फिर जो वेन है उसमें ब्लड वापिस भेज देंगे जो प्योर होगा, ठीक है। इसको ही बोलेंगे बेटा हीमोडायालाइसिस। क्या बोलेंगे? हीमोडायालाइसिस, ये रहा, देखो हीमोडायालाइसिस, इसको ही बोलेंगे बेटा। और जो हीमो मतलब ब्लड, डायलाइसिस मतलब कि
इम्प्योर ब्लड जो है उसको प्योर करना है, उसको ही बोलेंगे डायालाइसिस। ओके, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको तोड़ करके वापस से बाहर भेजना है, डायलिसिंग सॉल्यूशन में मिक्स करके बाहर भेजना है। ओके, इसको बोलेंगे हीमोडायलिसिस। सो नो रीएब्जॉर्प्शन अकर इन आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी में कोई भी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा? खाली वो होगा ओनली इन नेफ्रॉन, ये बस नेफ्रॉन में ही होगा। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी में कोई भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ये ध्यान रखो बेटा, ये एज इट इज एमसीक्यू में आ सकता है, ये ध्यान रखो। ओके, और ये भी आ सकता है बेटा, ये भी आ सकता है। नॉर्मल किडनी जो है वो एक दिन में 180 लीटर, टोटल 180 लीटर जो है वो ब्लड को फिल्टर करती है। कितने लीटर? 180 लीटर। और एक दिन में जो एडल्ट हेल्दी ह्यूमन है वो 1 to 2 लीटर्स यूरिन एक्सक्रीट करता है, मतलब कि बाहर निकलता है। फिल्टर कितना हो रहा है? ब्लड 180 लीटर, और बाहर यूरिन कितना निकल रहा है? 1 to 2 लीटर्स ओनली। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही काम आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अब जैसे कि कोई है जिसमें डायलिसिस अब काम नहीं कर रहा है, उसमें भी अब पूरी ही किडनी 100% फेल हो गई, ऐसा मानो। ठीक है, तो ऑर्गेन जो है उसको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, मतलब कि ऑर्गेन डोनेशन जो है वो कोई करेगा और पेशेंट में डालेगा। तो ऑर्गेन डोनेशन को हमको थोड़ी बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो ऑर्गेन डोनेशन इज अ वॉल्यूंटरी एक्ट, मतलब कि अगर किसी को ऑर्गेन डोनेशन अपनी स्वेच्छा के अनुसार करना है तो वो कर सकता है। ठीक है, अगर वो जिंदा हो तो भी कोई ऑर्गेन जो है उसको डोनेट कर सकता है, जैसे कि किडनी हो गया, अगर लीवर का छोटा सा पार्ट हो गया, लंग जो है उसका छोटा सा टिश्यू हो गया, ये सब चीजें अगर आप मतलब कोई भी जिंदा भी हो तो भी वो कर सकता है। ठीक है, सो ऑर्गेन्स डोनेटेड टू सेव लाइव्स, अगर किसी की जान बचानी है तो ऑर्गेन को डोनेट कर सकेंगे। ठीक है, सो एनीवन कैन बी अ डोनर, कोई भी वो डोनर हो सकता है। हाँ, शर्त इतनी है कि उसका ब्लड ग्रुप है और उसके जो इम्यून सिस्टम है बस वो मैच होनी चाहिए। ठीक है, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में ऐसी होती है जो फॉरेन पार्टिकल्स को क्या करेगी? उसके साथ एंटीबॉडी बना करके उसको तोड़ फोड़ने की, मरोड़ने की कोशिश करेगी, उसको हटा देगी। ठीक है, लेकिन अगर ब्लड ग्रुप सेम है और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेम होगी और फुलफिल होगी तो ही ऑर्गेन जो है वो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सो रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर, मतलब कि कोई भी एज की आप किडनी या कोई भी ऑर्गेन जो डोनेट करना हो वो कोई भी एज के पेशेंट में लगा सकते हैं। ठीक है, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, आई मीन सो। ओके, और अगर लड़की का अगर किडनी है तो वो लड़के में भी लग सकता है, मतलब कि जेंडर और एज जो है वो इतनी मैटर नहीं करती। हाँ, उसमें भी बहुत सारे क्राइटेरिया, सर्कमस्टेंसेस और रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो बायोलॉजिकली प्रूवन होते हैं। ठीक है, तो जैसा डॉक्टर बोले ऐसा ही करना पड़ता है। ओके, सो ट्रांसप्लांटेशन नीडेड, ट्रांसप्लांटेशन मतलब एक जो ऑर्गेन है एक व्यक्ति की, वो दूसरे व्यक्ति में अगर निकाल करके डालनी हो, मतलब कि ट्रांसप्लांट करनी हो, उसको ही बोलेंगे ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन मतलब एक दूसरा पेशेंट है, दूसरा व्यक्ति है, उसका जो ऑर्गेन है उसको प्लांट करना है दूसरे पेशेंट में। ठीक है, तो इसको ही बोलेंगे ट्रांसप्लांटेशन। राइट, सो ऑर्गेन फेल्स ड्यू टू डिजीज और इंजरी, मतलब कि अगर ऑर्गेन जो है, अगर आपको पेशेंट को कोई डिजीज होगा या पेशेंट को कोई इंजरी गहरी आ गई है, ठीक है, तो ही ऑर्गेन ट्रांसप्लांट हो सकता है। राइट, और कौन से ऑर्गेन ट्रांसप्लांट हो सकते हैं? देखो ध्यान से सुनो, एक कॉर्निया होगा, जो आंख में होता है ना कॉर्निया, व्हाइट लेयर्स होती है। ठीक है, ये कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो सकता है, किडनी हो सकती है, हार्ट हो सकता है, लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, पेनक्रियास हो सकता है, लंग्स हो सकता है, इंटेस्टाइन्स हो सकती है, बोन मैरो हो सकता है, ये सारे ही ऑर्गेन्स ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। ठीक है, और डोनेशन जो है वो डेथ के अब मतलब डेथ के बाद भी हो सकेगा और
आफ्टर ब्रेन डेथ, मतलब कि अगर कोई कोमा में है, ब्रेन डेड हो गया है, उसको भी अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की इजाजत उसके पेरेंट या उसके रिलेटिव दे तो वो भी कर सकता है। ठीक है, सो सम ऑर्गन्स कैन बी डोनेटेड, और कोई कोई ऑर्गन ऐसे होते हैं जो अगर हम जिंदा है, एकदम बढ़िया हमारा शरीर है, हेल्दी है, तो भी कोई कोई ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, जैसे कि किडनी डोनेट हो सकती है, लीवर का एक थोड़ा सा पार्ट डोनेट हो सकता है, और लंग का टिश्यू भी डोनेट हो सकता है। ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो बेटा ये जो डायग्राम है उसमें सारे ऑर्गन्स दिए गए हैं, जैसे कि ये रहा ब्रेन, देखो हमारा ब्रेन यहाँ पे और ऐसा होता है। ठीक है, ये रहे लंग्स, ये क्या है, लंग्स है ये ठीक है। फिर ये रही आर्टरीज जिसमें प्योर ब्लड घूमता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड, राइट। ये रहा हमारा हार्ट, देखो दो लंग्स के बीच में कैसे बैठा हुआ है हमारा हार्ट। हमारा हार्ट जो है वो ये अपनी मुट्ठी बंद कर लो, बस उतना ही आपका हार्ट होगा। ठीक है, और ये देखो लंग्स के नीचे क्या है, लीवर। ठीक है, लीवर के पीछे क्या होगा, स्टमक, जो आप खाते हो ना आप, ठीक है, वो कहाँ पे जाएगा, स्टमक में जाएगा। ओके, फिर लीवर के नीचे और थोड़ा पीछे अगर आप देखोगे तो गोल ब्लैडर होगा, जो आपको पित्ताशय बोलते हो ना, पित्त जो निकलता है जहां से, राइट, उसको गोल ब्लैडर बोलते हैं, जो लीवर के पीछे और थोड़ा नीचे की साइड होता है, राइट। ये रही बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन, जो बड़ी वाली ट्यूब होती है ना इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और बहुत ही कम जगह में वो एकदम तोड़ मरोड़ करके वो उसमें फिट हो जाती है एब्डोमेन में, राइट। और उसके आसपास जो है वो होती है लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। और ये रहा, देखो अभी ब्लैडर हमने पढ़ा ना, यूरिनरी ब्लैडर, ये रहा, ये यूरिनरी ब्लैडर है, और उससे क्या निकलता होगा, उससे निकलती होगी यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा है। ठीक है, और बाकी ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये बोन्स है, ये पेल्विक बोन है, कौन सा बोन है, पेल्विक बोन है। ठीक है, और ये बोन है, मतलब कि हमने सारे ऑर्गन्स जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स थे हमारे बॉडी के वो भी हमने देख लिए। चलो अब आगे बढ़े बेटा, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में जाए। ये हो गया बेटा ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीशन। अब प्लांट्स का एक्सक्रीशन कैसे होगा, देखो ध्यान से सुनो बेटा। हाँ, थोड़ा प्रोसेस जो है वो डिफरेंट है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर होता है, राइट। प्लांट्स यूज डिफरेंट एक्सक्रीटरी मेथड देन एनिमल। एनिमल से जो मेथड है वो थोड़ी डिफरेंट है प्लांट में, जैसे कि ऑक्सीजन जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, मैंने बोला था, जो फोटोसिंथेसिस से वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा प्लांट का वो क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, राइट। और ये जो प्लांट में से ऑक्सीजन निकलता है वो हमको चाहिए होता है रेस्पिरेशन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, तो हम इनहेल कर लेते हैं, राइट। सो एक्सेस वाटर, जो उसमें भी अगर वाटर ज्यादा है तो वो ट्रांसपीरेशन से रिमूव हो जाएगा। मैंने ट्रांसपीरेशन प्रोसेस सिखाई थी ना, अगर ट्रांसपीरेशन प्रोसेस आपको नहीं पता है तो मेरे लास्ट वीडियो के लेक्चर्स जो है उसमें देख लो बेटा, ये जो वीडियो लेक्चर्स मैंने लास्ट अपलोड किए हैं ना उसमें देख लो, राइट। ट्रांसपीरेशन आपको मिल जाएगा, लाइफ प्रोसेसेस में ही है। ओके, चलो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ना उसमें ट्रांसपीरेशन है, राइट। अब प्लांट जो है वो क्या होगा, वो क्या करेगा, जो वेस्ट है वो वैक्यूल्स में स्टोर करेगा। ये जो प्लांट का वेस्ट होता है वो कहाँ स्टोर होता है, वैक्यूल्स में स्टोर होता है। ठीक है, वैक्यूल मतलब कि ये जो प्लांट का सेल है ना, इधर आ जाओ, ये प्लांट का सेल है ना, उसके अंदर एकदम बीच में देखो ये सेंटर में ये जो है ना ये वैक्यूल है, सेंट्रल वैक्यूल, इसमें ही प्लांट अपना वेस्ट को स्टोर करके रखता है। ठीक है, इसको वैक्यूल बोलते हैं। वेस्ट जो है वो लीव्स में भी स्टोर होते हैं, राइट। और फिर वो लीव्स जो है वो पत्ते जो है वो झड़ जाते हैं, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ज्यादा ही है वो पत्ते झड़ जाएंगे, और पत्ते झड़ते ही उसके साथ में वेस्ट प्रोडक्ट भी एक्सक्रीट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, सो वेस्ट जो है वो रेजिन में भी स्टोर हो सकता है, गम्स में भी स्टोर हो सकता है। ठीक है, और जो ओल्ड जाइलम टिश्यूज होते हैं ना, जाइलम के जो एकदम पुराने टिश्यू हो गए इसमें भी बेटा वेस्ट स्टोर होगा। ओके, तो ये जो बेटा ये जो है ना ये रेजिन है, क्या है, रेजिन है। ओके, और ये जो है बेटा ये सारे क्या है, ये है गम्स, ये क्या है, गम्स है बेटा, राइट। तो ऐसे भी आपने देखा होगा, पेड़ के आसपास देखना बेटा, कभी पेड़ को देखियो ध्यान से, इसमें ये वेस्ट प्रोडक्ट आपको एकदम बारीकी से हाथ में आएंगे बेटा, आपको छुओगे ना तो वो निकलते हैं, उसको आप निकालोगे ना तो वो निकल जाएगा। ठीक है, गम्स है, रेजिन है, उसके फॉर्म में भी वेस्ट जो है वो स्टोर होगा और फिर वो बाहर निकल जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, और
कोई वेस्ट ऐसा एक्सक्रीट होता है जैसे कि इनटू सराउंडिंग सॉइल, मतलब कि कोई वेस्ट ऐसा होगा जो रूट के आसपास जो सॉइल होगी उसमें एक्सक्रीट हो जाएगा, राइट। कोई वेस्ट, थोड़े बहुत वेस्ट जो है वो ऐसे भी एक्सक्रीट होंगे, राइट। चलो ये हो गया एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। इस पे भी कोई डाउट हो कमेंट करिए, मैं आपको डाउट सॉल्यूशन का वीडियो बना करके आपका डाउट सारे सॉल्व करा दूंगा। ओके चलो, अब बेटा ये हो गया हमारा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ये हो गया हमारा चैप्टर पूरा, लाइफ प्रोसेसेस पूरा खत्म हो गया है। और इसको बेटा ध्यान से अगर प्रैक्टिस करोगे तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो है उसको सॉल्व करना, और जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस है उसमें से ही आपका अगला पेपर बनने वाला है, ये याद रखो बेटा, ठीक है। चलो बेटा और एक चीज मैं आपको बताऊं, एकदम इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको, बड़ा मजा आएगा आपको। अगर आप मेरे से ऑनलाइन तो जुड़े हुए हो, राइट। यूट्यूब में मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूं बेटा, राइट। अगर आपको ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन मेरे साथ पढ़ना हो, ऑफलाइन, ओके, तो ऑफलाइन अगर मेरे साथ पढ़ना हो तो मेरे साथ जुड़ना हो, लाइव इंटरेक्शन, आई टू आई कांटेक्ट, सामने बैठकर एकदम मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ना हो बेटा। मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है बेटा शिवम्स नॉलेज टेम्पल, ये रहा देखो, शिवम्स नॉलेज टेम्पल नाम का मेरा खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट है। उसमें मैं बेटा क्लास 6 से लेकर के क्लास 12th तक पढ़ाता हूँ। और ये जो 11th 12th जो अगले मेरे स्टूडेंट्स जो है जो बायोलॉजी लेने वाले हैं, डॉक्टर बनने वाले हैं, राइट, उसको मैं 11th 12th प्लस नीट जो है उसकी भी तैयारी करवाऊंगा। ओके, नीट यूजी अंडर ग्रेजुएट जो नीट होती है ना उसकी भी तैयारी मैं करवाऊंगा बेटा, राइट। तो 11th 12th साइंस, उसमें बेटा अगर कोई स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ले रहा है तो मेरे साथ अपॉइंटमेंट ले करके मेरे साथ जुड़ करके ऑफलाइन भी पढ़ सकता है, राइट। मैं कहाँ पे हूँ बेटा, मैं हूँ मोरबी गुजरात में। मैं कहाँ पे हूँ, मोरबी गुजरात में, ठीक है। मोरबी गुजरात में आइए और मेरे साथ जुड़ जाइए, ओके। अगर कोई पहले से ही मोरबी में रह रहा है तो आपको जुड़ना ही चाहिए। ऐसी क्वालिटी एजुकेशन बेटा आपको कहीं नहीं मिलेगी, ओके। अगर मेरे को आपको कांटेक्ट करना है, राइट, अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो बेटा ये रहा मेरा कांटेक्ट नंबर दिए देता हूँ, 7572925509, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। ये कांटेक्ट नंबर पे अगर आप फोन करोगे तो मेरी टीम जो है वो मेरे को मिलने की अपॉइंटमेंट सेट कर देगी, ठीक है। अपॉइंटमेंट जो है वो आप ले लेना, मेरे से मिल लेना, ठीक है। और मेरे से जो भी डिस्कशन है आपको जुड़ना है वो पूरा कर लेना, राइट, और मेरे साथ जुड़ जाना बेटा, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, मेरा प्यारा, मेरा दुलेरा, आप अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़ जाओ बेटा, राइट। इतनी क्वालिटी एजुकेशन आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, बस शिवम्स नॉलेज टेम्पल में ही मिलेगी। मैंने देखो मेरा कोचिंग जो है वो मैं बिजनेस नहीं चला रहा हूँ, मैंने मेरे कोचिंग को मंदिर बना रखा है बेटा। ये मेरा मंदिर है, मैं कोचिंग नहीं करा रहा हूँ, मैं ज्ञान को बांट रहा हूँ बेटा, ठीक है। ज्ञान को बांट रहा हूँ, मेरे पास जो भी है बेटा, जितनी ताकत हो आपके पास लेते जाओ, राइट। मैं दे नहीं बैठा हूँ, आप लो बेटा, जी भर के लो, ओके। चलो बेटा ध्यान से पढ़ना, अपनी बोर्ड की एग्जाम एकदम बढ़िया से लिखना, पेपर प्रैक्टिस करना, और अगले मैं सेशंस में पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ लास्ट 10 इयर्स के, ओके। और सारा साइंस का सिलेबस चैप्टर 1 खत्म हुआ है, 12 चैप्टर्स बाकी है, और हमारे पास 12 से भी ज्यादा दिन है अभी भी, ओके। तो सारे चैप्टर्स में बोर्ड के पहले साइंस के पूरे करवाऊंगा, ओके। ये मेरा वादा रहा बेटा आपसे। चलिए अब ध्यान से आप पढ़ाई करिए, ध्यान दीजिए। आई विल मीट यू वेरी सून बेटा। आप आइए, ऑफलाइन भी जुड़ जाइए, ऑफलाइन जरूर जुड़िए बेटा, ठीक है। बहुत फायदा होगा आपको, बहुत ही फायदा होगा, राइट। क्लास 6 to क्लास
12th तक मैं पढ़ाता हूँ, क्लास 6 टू क्लास 12th तक मैं पढ़ाता हूँ। आइए और जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच बेटा, सी यू सून। और अपनी तबीयत की ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि आप एग्ज़ाम भी आ रही है। अगर एग्ज़ाम में तबीयत खराब हो गई तो पेपर, पूरे साल की मेहनत जो बिगड़ जाएगी, पेपर बिगड़ जाएगा ना बेटा। बाहर का मत खाइए, अवॉइड करिए अभी, ठीक है। पेपर हो जाने दीजिए, फिर आपको थोड़ा बहुत मन होता है, आप, मेरे को पता है, इंसान हो आप भी, मैं जैसे मेरे को होता है, आपको भी मन होता है बाहर का खाने का, है ना। लेकिन अभी थोड़ा बहुत कंट्रोल करें, ओके। और घर का खाना खाइए, एकदम स्वस्थ रहिए, ओके। चलिए, कुछ भी डाउट हो कमेंट करिए, मैं डाउट सॉल्यूशन का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, ओके। चलो, थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय, सी यू सून, ओके, गुड बाय।